दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछे गए भारतीय इतिहास खंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास खंड के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा लोअर पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2016 में सामान्य अध्ययन खंड के अंतर्गत भारतीय इतिहास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? 13वें शिलालेख द्वारा, रुम्मेनदेई स्तंभ लेख द्वारा, वेनसांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा। तो सही उत्तर 13वें शिलालेख के द्वारा। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं कहाँ से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दमदमा से। दोस्तों मध्य गंगा घाटी में स्थित उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। देखिए, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा का उत्खनन मध्य गंगा घाटी में हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युगल यानी युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन है डी के चक्रवर्ती, डी पी अग्रवाल, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस या ए घोष। तो सही उत्तर द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक डब्ल्यू ए फेयर सर्विस थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन देखिए, मोरहना पहाड़, घघरिया, बघही खोर या लेखहिया से। तो सही उत्तर लेखहिया ऑप्शन डी। दोस्तों डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की या गौतमीपुत्र सातकर्णी की? तो सही उत्तर समुद्रगुप्त की। देखिए, इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथिव्याम प्रतिरथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर। तो याद रखिएगा, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि जो है ये समुद्रगुप्त की थी। अब आइए मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं धर्मपाल। दोस्तों पाल नरेश धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र निवास करता था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी या फिर चंद्रगिरी? तो सही उत्तर नागलपुर। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज,
आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थीं। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। उसने हजाराराम और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य, मूर्तिकला या फिर संगीत कला? तो सही उत्तर जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण युग था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। इसने मुख्यतया चित्रकला को संरक्षण दिया था। इसका दावा था कि वो किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों और जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, जिसकी उपाधि नादुर उज जमा थी, उस्ताद मंसूर की उपाधि नादिर उल अश्र, फर्रुख बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन आदि उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? आपको बताना है। ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। तो सही उत्तर इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से इसे सरे जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो सही उत्तर अकबर। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। उसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वो स्थित था कहाँ पर? लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट या हैदराबाद में? तो सही उत्तर लखनऊ में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्श ए निजामी निश्चित किया। उनके अनुसार ये पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे और प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थीं। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसे में हदीस यानी परंपरा तथा तफसीर यानी टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फ़िक़्ह यानी न्यायशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल उपाधियों से विभूषित किया जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन देखिए 1527, 1526, 1525 या 1524। तो सही उत्तर 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया और इसके फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव या भारतीय यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या हेमू। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज। B.N. ल्यूनिया की पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान और यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य यानी द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहा जाता है। तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य
पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे आइए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो सही उत्तर 1820 से 1827। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहा। दोस्तों, दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सबसे पहले इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। उसके बाद ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक के कोडगु जिला में लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, आपको बताना है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता तो याद कर लीजिए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। फिर भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्य रूप से अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था, आपको बताना है। 1900, 1888, 1885 या 1866। तो सही उत्तर 1866। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद और अन्य लोगों के द्वारा 1866 में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो आप जानते हैं ये पार्टी थी स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था, इसका गठन वर्ष 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो सही उत्तर सतारा। डलहौजी के लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन या व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेशों में सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में और नागपुर 1854 थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये एक्स ला चैपल संधि से इसका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ये ब्रिटिश की हार हुई थी। तो 4-1-3-2 मिलान करते हैं, 4-1-3-2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था और प्रथम मैसूर युद्ध इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन है सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सी और डी आपके सही होंगे। डी.के. कर्वे का नाम स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। डॉक्टर डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया। विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था।
डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने 1916 में बम्बई में भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरे विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो ये था लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन। दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया और श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। और आप जान लीजिए कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था? तो सही उत्तर जलियांवाला बाग नरसंहार के। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।